सुप्रभात बच्चों। हमने घर की याद का प्रथम खंड पढ़ लिया है, यानी कविता के शुरू के अंश पढ़ लिए हैं। अब जो बचा हुआ अंश है, अगली पंक्तियां जो हैं हम उनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी को जेल में अपने घर की याद आती है और घर के साथ साथ उन्हें अपने भाई बहनों माता पिता सभी की याद आती है। तो आगे हम पढ़ेंगे वाणी प्रसाद मिश्र जी की रचना का वो हिस्सा जो अधूरा रहा है अभी अगले पिछले चैप्टर में। तो उसको हम ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है आपको। यह हिस्सा हमें पढ़ना है। आप ध्यान से देखेंगे 156 पृष्ठ पर। आप अपनी अपनी किताब में देख लें और बाकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। तो कवि आगे कहता है, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कवि यहाँ पर जेल में रहते हुए सावन के माध्यम से, देखिए मानवीकरण किया गया है, सावन के माध्यम से कवि अपने परिवार को, अपने माता पिता भाई बहनों के पास संदेश देना चाहता है, मैसेज डालना चाहता है। और वो कहता है कि देखिए, इससे पहले की पंक्तियां हम थोड़ा सा देख लें तो उसको हम जोड़ पाएंगे। ए किंतु उनसे देखिए, यहां से हम थोड़ा देख लें कि मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ये सारी बातें वो कह रहा है। उसी क्रम में आगे कहता है कि और कहना मस्त हूं मैं। वो कहता है और क्या कहना है? कि कहना कि मैं मस्त हूं, कातने में व्यस्त हूं। व्यस्त यानी बिजी, अंग्रेजी में जिसे आप बिजी कहते हैं, कि वो अपना कार्य करने में मशगूल है। ठीक है, कि वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यह भी कहना कि मैं अपना काम मस्ती से कर रहा हूँ, काम करने में मैं व्यस्त हूँ। कातने में अर्थात कातने का यहाँ पर तात्पर्य है चरखा से, क्योंकि वो गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविता में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। क्योंकि गांधी जी का कथन था कि जब हम खाली हों, कुछ न कर रहे हो, तो हम चरखा काते हैं। तो जेल में वो चरखा काटते थे और उस चरखे से बने हुए धागे से ही गांधीवादी लोग जो हैं कपड़े बुनते थे और फिर उन्हीं कपड़ों को पहनते थे। हाँ, कुछ कहना है? बोलो। आवाज कट रही है। अच्छा, एक मिनट। ठीक सर है, ये ठीक। विभांशु का माई कौन है? विभांशु, अपना माइक ऑफ करो। विभांशु, माइक ऑफ करो अपना। सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लें। जिसको कुछ बोलना हो वो बोले। ठीक है बेटा, तभी वो माइक ऑन करें आप, अगर आपको कुछ कहना है तो, नहीं तो आप अपना माइक ऑफ रखें। अब साफ सुनाई दे रही है आवाज? जी आ सर। रही आवाज है? ठीक ठीक। यस सर। हाँ ठीक। तो देखिए। यस अ, सर। हाँ क्या बेटा? अब ध्यान से सुनिए, माइक ऑफ कीजिए अपना। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहते हैं कि मैं चरखा कातने में व्यस्त हूं और भोजन भी मैं अच्छे से कर रहा हूं। तो किसी भी प्रकार की, वो कहते हैं अपने घर वालों को संदेश देना चाहते हैं कि कह देना कि कोई किसी भी प्रकार की चिंता न करे, मैं बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ।
किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि कहते हैं वजन 70 शेर मेरा, 70 किलो से भी ज्यादा मेरा वजन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक शेर में लगभग 1.25 किलो होता है आज का। तो 70 किलो से भी अधिक उनका वजन है। और ढेर सारा भोजन, तात्पर्य यह है कि मैं अच्छे से भोजन कर रहा हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। कहते हैं मैं कूदता खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। यानी किसी भी प्रकार के गम को, दुख को मैं धक्का मार देता हूँ, उसे दूर कर देता हूँ, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ठेलना भोजपुरी शब्द है। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्थानीय भाषा के भी शब्द हैं। तो ठेलना जो है ये भोजपुरी शब्द है। और मध्य प्रदेश, सर ये तो शुद्ध हिंदी है ना सर, ठेलना। बाकी तो हिंदी है बेटा, एकदम सामान्य हिंदी है। शुद्ध, शुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य हिंदी है जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होती है। और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। यह अस्त संस्कृत का शब्द है। अस्त यानी मैं क्षीण हो रहा हूँ, कमजोर हो रहा हूँ, इस प्रकार की कोई भी बात मत कहना। देखिए, जब हम किसी को किसी के माध्यम से संदेशा देना चाहते हैं, तो हम अक्सर शंका में होते हैं कि वो जाकर के ऐसी बात ना कह दे, वैसी बात ना कह दे। इसलिए हम उसे एक एक बात बताते हैं। और जो बातें विपरीत होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, बुरी होती हैं, या जो कमियां होती हैं, हम उसको कहते हैं कि ये बात मत बताना। तो ठीक है, ऐसे ही कवि भी है यहाँ पर। जाहिर सी बात है, जेल में है तो ऑब्वियसली कूदता खेलता नहीं होगा, और वह कमजोर होगा थोड़ा बहुत जरूर। भोजन भी वहाँ लिमिटेड मिलता है। तो ये सी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, ये जरूर को चरखा काटने में जरूर व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि वो गांधी को मानते थे, गांधीवादी थे। तो उसी में मस्त रहे होंगे उन्होंने। गांधी जी ने जैसे कहा था कि अपनी आवश्यकताओं को ही इतना कम कर लीजिए कि आपको किसी प्रकार के कष्ट ना रहे। तो वो भी ऐसे ही थे, उनको मानने वाले। लेकिन अब चूंकि वो जेल में है, कमजोर होंगे, खाने को एक लिमिटेड खाना मिलता है, तो ऐसा ना हो कि घर वाले दुखी हों। इसलिए वो सावन के माध्यम से कहते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और जो उनके विपरीत बातें हैं, जिनको वो नहीं चाहते कि घर वाले दुखी हों उन बातों से, वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। कौन सी बातें हैं? देखिए यहाँ पर, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। देखिए ध्यान से सुनिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। यानी जो सत्यता है, जो यहाँ पर जैसा दिख रहा हूं मैं, जो सत्य है, यह बात बिल्कुल भी मत कहना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूं मैं खुद न समझूं कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। यानी देखिए, ये कहते हैं कि उन्हें ऐसी कोई भी बात मत कहना, कोई बात ऐसी मत बक देना, कोई उनको शक करने वाली बात मत देना। कि ये मत कहना कि मैं जागता रहता हूँ, आदमी से भागता रहता हूँ, अर्थात लोगों से बातचीत नहीं करता, ज्यादा देर तक जागता रहता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, खुद नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं ऐसी कोई भी बात बक मत देना, अर्थात मत कह देना। बकने का तात्पर्य आम बोलचाल की भाषा में हम किसी को कहते हैं ना, बकवास मत करो, बक बक मत करो। लेकिन यहाँ बक तात्पर्य है कि कुछ बोलते बोलते रॉ में कुछ ऐसी बातें मत कह देना। तो बकने का तात्पर्य कहने से है। उन्हें कोई शक न देना, यानी कोई भी ऐसी बात मत कहना जिस वजह से उनको किसी प्रकार का शक हो, और उसकी वजह से वो दुखी हों। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। है, देखिए चूंकि वो पांचवें थे, 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, तो इसलिए वो कहते हैं हे सजीले हरे सावन। सजीले हरे सावन इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि सावन जो है वह हरा भरा होता है। और जब सावन आता है तो चारों तरफ सृष्टि में हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वह
अलग अलग रंगों से सज जाती हैं। खास तौर से जो पत्तियां हरी दिखती हैं आपको शुरुआत पहले बाद में, वो शुरुआती दौर में थोड़ी लालिमा लिए हुए होती हैं। और छोटी बड़ी पत्तियां, बहुत ही कोमल पत्तियां। तो इस प्रकार से और फूल अलग अलग रंगों के फूल खिल जाते हैं, तो चारों तरफ हरियाली होती है। इसलिए कवि ने यहाँ सावन के लिए हरे और सजीले सावन का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। हे कि मेरे पुण्य पावन, कवि कहता है कि वह पुण्य है, पवित्र है यह सावन का महीना। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे त्योहार सावन के महीने में मनाए जाते हैं जो पवित्रता के लिए जाने जाते हैं। तो कहते हैं तुम बरस लो वे न बरसे, पांच में को ये न तरसे। चूंकि बारिश हो रही है तो इसलिए क्या, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ध्यान रहे कि मेरे घर वालों की आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए। उनको मेरे बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताना, वो मेरे लिए न तरसें, इस बात का पूरा ख्याल रखना। तो यहाँ पर यह मानवीकरण अलंकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी प्राकृतिक चीज को, या सजीव या निर्जीव जो मनुष्य नहीं है, उसको मानव जैसी हरकत करते हुए दिखाया जाए तो उसे मानवीय। मानव से याद आया, मानव आया है आज क्या? मानव। यस सर, आया। यस सर, आया हूँ ठीक ठीक सर। ठीक ठीक, क्योंकि शुरू में नहीं था ना। तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो जाता है। ठीक है मानव, तेरे नाम पर ये अलंकार है, तो ध्यान यस रखना, सर। याद रखना इसको। तो जब भी कोई सजीव हो चाहे निर्जीव हो, बस मनुष्य नहीं होना चाहिए, नेचर का कोई भी हो, अगर वह मनुष्य जैसी हरकत करे, जैसा कि इसमें कहा जाए कि संदेशा दे देना, ये मत कहना, वो मत कहना, तो ये जब बातें होती हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर संवाद शैली है, तो ये विशेष में आता है काव्य सौंदर्य में, तो ध्यान रखना, ये याद रख लेना आप लोग। संवाद शैली है। भले ही यहाँ पर सावन बात नहीं कर रहा है, लेकिन कवि तो सावन से ही बात कर रहा है। तो दो लोगों की जब आपसी बातचीत होती है तो इसे हम संवाद शैली कहते हैं। और संचार में एक अंतः वैयक्तिक संचार होता है, अंतः वैयक्तिक संचार, उसे भी ऐसे ही कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद से ही बात करने लग जाता है, या आप किताब पढ़ रहे हैं, यह भी वो है, अंतः वैयक्तिक संचार है। तो उसे हम अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। मैंने भेजा हुआ है संचार से संबंधित, उसे आप जरूर पढ़ें, परीक्षा में आएगा। ठीक है, सारी सामग्री आपके पास है गूगल क्लासरूम पर। और सिद्धार्थ, मैंने आपको स्पेशली सारी चीजें अलग से भेज दी हैं, तो उनको देख लेना, ध्यान से यस पढ़ सर, मिल लेना। गया है। ठीक है ना? तो यहाँ संवाद शैली है, लेकिन जब यही चीज संचार में जाती है तो इसे अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं, जब दूसरा अप्रत्यक्ष हो, यानी दूसरा दिखाई नहीं। जैसे आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसमें 10वीं में पढ़ा है, नहीं नहीं सॉरी, हाँ वो तो संवाद शैली है, लेकिन एक 12वीं में पाठ है अभी लक्ष्मण का जो राम का विलाप, उसमें या रामायण आपने देखी होगी, तो लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और राम उनको अपने गोदी में उठा करके उनसे बातचीत करते हैं, जबकि लक्ष्मण कोई बात नहीं कर। तो इस तरीके की जो शैलियां होती हैं उसे हम संवाद शैली कहते हैं। तो जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो ये चीजें जरूर लिखें, अलंकार लिखें, रस लिखें, छंद लिखें, शैली लिखें, भाषा लिखें, शब्द लिखें। मैं बताता हूँ भाषा कौन सी है, शब्द कौन से है, तो इनको जरूर अपने दिमाग में रखा कीजिए। चलिए, तो कविता समझ में आ गई होगी आशा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? देखिए, जब पानी गिरता है और प्राण मन के घिरने में, तो कवि का तात्पर्य यह है कि पानी को गिरते हुए देख करके उसे लग रहा है कि उसका प्राण, उसका मन जो है वह चारों तरफ से घिरा हुआ है उन यादों से जो उसके घर से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर दोनों के गिरने के, यानी याद आना और पानी का गिरना, पानी को गिरते हुए देख करके उसे याद आती है, ये इनका आपसी परस्पर संबंध है। कि जब भी हम किसी चीज को, चाहे अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, किसी को भी याद करते हैं, तो ऐसा लगता है हम ढेर सारे प्रश्नों से घिर जाते हैं।
चाहे वो हमारे तरफ से निकलने वाले प्रश्न हो या उधर से महसूस किए जाने वाले प्रश्न हो। तो इसी तरीके से जब रात भर पानी गिरता है तो उसको गिरते हुए देख करके कवि के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और फिर उन प्रश्नों के जवाब भी हैं, और उसके साथ साथ वह उसमें सावन को सम्मिलित करता है, और इस प्रकार से दोनों का आपसी परस्पर संबंध बनता है। यह जरूरी नहीं है कि वह चीज बिल्कुल वैसी ही हो जिससे उसका संबंध बनता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किस चीज से हमें किस समय कौन सी याद आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पर पानी को गिरते हुए देख करके सावन, और सावन के साथ उसे अपनी बहन, बहन घर में आई होगी, और घर का माहौल इस समय क्या होगा, इन सारी बातों से उसको जब याद आती है तो उसका मन, उसके प्राण चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और उत्तरों से घिर जाते हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, ये प्रश्न पहले भी पढ़ाते समय मैंने पूछा था। तो जब भी देखिए सावन के महीने में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कविता के हिसाब से, यहाँ आप कविता देख सकते हैं, शुरुआती दौर में है, बहन आई बाप के घर हाय रे परिताप के घर, ये है ना। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर हाय रे परिताप के घर। तो यह कहने का था कि सावन के महीने में, मैंने आपको शुरू बताया था कि यहाँ भारत में ये मैं बात कर रहा हूँ, ये हरियाणा में भी अ, तीज का त्योहार होता है, और भी कई ऐसे त्योहार होते हैं, और बाकी भारत के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग नाम से अलग अलग त्योहार होते हैं। तो सावन के महीने में अक्सर जो नवयुवतियां हैं, जो नई नई ब्याही गई हैं, ज्यादातर, बाकी कई बार नहीं भी आ पाती हैं, लेकिन नई लड़कियां जो है उनको पूरी छूट होती है, तो वो अपने मायके आ जाती हैं, ताकि एक बार फिर से वो थोड़ी खिलखिला सके, हंस सके, झूला झूल सके, अपनी सहेलियों से मिल सके जिनसे वो अभी अभी बिछड़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कवि कहता है कि जब मैं यहाँ जेल में हूँ और मेरी बहन आई होगी, तो भले ही वह पिता के घर आई होगी अपने, लेकिन आज उसके लिए दुख का घर होगा, क्योंकि घर पर मैं नहीं हूं, तो ऐसी स्थिति में वह खुशी नहीं मना पाएगी। इसलिए कवि ने यहाँ पर उसे परिताप का घर कहा है। वजह क्योंकि उसका बड़ा भाई जेल में बंद है, इस बात से बहन दुखी होगी, यही वजह है उसने इसे परिताप का घर कहा है। पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को उकेरा गया है, देखिए यह भी कविता में साफ साफ है कि दंड 260 करके, मुगदर हिला करके, ये सारी बातें देखिए यहाँ पर है। और ऊपर संभवतः, हाँ ये देखिए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, ये सारी बातें यहाँ कवि ने कही है साफ साफ। और ये यहाँ भी है कि मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता है। तो ये दो जो अनुच्छेद हैं, इनमें कवि ने साफ साफ अपने पिता की विशेषताओं को, खूबियों को बताया है कि मौत से भी उनको डर नहीं लगता, शेर के आगे भी जाने से नहीं हिचकते हैं, नहीं डरते हैं। बोल में गादर बादल गरजता, यानी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में गड़गड़ाहट है। काम में झंझार लरसता, यानी जब काम को शुरू करते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं, जैसे एकदम आंधी तूफान आता है और सब समेट करके चला जाता है, उसी प्रकार से वो अपने काम को बहुत ही तेजी से कर लेते हैं। रोज गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक करते हैं, मुग्दर हिलाते हैं, उनकी मूठ मिलाते हैं। इस प्रकार से कवि कहता है, ये उनकी विशेषताएं बताता है कि वो रोज कसरत करते हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, और परिश्रम करने में खिलखिला करके, आज भी खिलखिला करके हंस उठते हैं। तो इस प्रकार से आज भी उनके अंदर बचपना भी समाया हुआ है। ये सारी विशेषताएं उनकी बताई गई हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। अब यहाँ देखिए, बस, बस शब्द जो है, एक तो बस होती है जो अंग्रेजी का शब्द है, बी यू बस, ठीक है बेटा, ये वाहन। हालांकि यहाँ वाहन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो है मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, शायद आपको ध्यान हो, भोजपुरी, अवधी, ब्रज,
पंजाबी या जो भी ज्यादातर स्थानीय बोलियां भाषाएं होती हैं, उनमें व का ब हो जाता है। व का क्या हो जाता है? ब। मैंने 10वीं में कुछ पढ़ाया था एक आध बार, तो थोड़ा बताया था, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो तो। ये सही से नहीं हो रहा, रुकिए मैं इसको मिटा दूं। यस सर, पढ़ाया था सर, एक्स्ट्रा क्लासेस में भी कराया था। हाँ, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बता रहा था, पढ़ा रहा था। ठीक है बेटा? तब भी मैंने आपको बताए थे ऐसी चीजें, क्योंकि उसमें उस पाठ में ऐसा है। व का ब है, और क्ष का जो है च छ या ख, च छ या ख हो जाता है। ऐसे शब्द आते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ पर लिखना सारा संभव नहीं हो पाता है, डिजिटल पेन नहीं चल पाता अच्छे से। ख भी होता है और इसका स भी हो जाता है। तो जो लोग स्थानीय भाषा बोलते हैं, उन्हें पता है कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसका भी स हो जाता है। तो वह का यहाँ पर ब है, यानी घर नहीं हूं बस यही है। और एक बस माने अधिकार क्षेत्र होता है। तो एक स्थानीय जो देशज शब्द है, उसमें बस, बस यानी पर्याप्त, बस का तात्पर्य पर्याप्त। और दूसरा जो होता है वश, वश यानी हमारे अधिकार क्षेत्र में न होना। वश यानी अधिकार क्षेत्र, हमारी अपनी शक्ति के अनुसार जो हम कर पाते हैं, उसको यहाँ पर वश कहा गया है। तो ये वश का ही जो है बस शब्द है। तो इसके दो यहाँ पर अर्थ है। एक बस, वश यानी जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एक बस यानी काफी, पर्याप्त। तो ये दो अर्थ इसके बनते हैं। तो कहते हैं कि मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। मैं घर पर नहीं हूं, बस यही बात है एक, लेकिन वैसे मैं मजे में हूं। ठीक है? किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यह जो बस कह देना ना, पर्याप्त है, अधिक है, लेकिन मेरे वश में नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा बस है। ये वश जो शब्द है ना, अधिकार क्षेत्र वाला, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, बहुत ही बड़ा शब्द है। इसी बस से सब विरस है। इसी वश में न होने की वजह से, या यह कह देने से कि पर्याप्त है, काफी है, ये बहुत ही विरस है, नीरस है, बिना रस का है। ठीक है? तो इसमें दो अर्थ दिए गए हैं। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों को छिपाना चाहता है। देखिए यहाँ साफ साफ है, ये 12 पंक्तियां जो है, 4 4 8 4 12। तो इनमें कवि अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता। इस प्रकार की वह मन स्थिति से गुजर रहा है कि वो दुख भी भोग रहा है, लेकिन अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता, ताकि उसके घर वाले प्रसन्न रहें, उसकी वजह से दुखी न हो। अब ऐसी 5 रचनाओं का संकलन करना है, ये आप कर सकते हैं घर में। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह याद करते हैं, यह भी आप अपने आप लिख सकते हैं इसको। नजर में तीर रहा है, आंखों में तैर रहा है, पूर है जो घर, जो वह जो ये शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं, आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना बच्चों। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। ठीक है बच्चों? अभी ठीक है सर। हाँ,